हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूहंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने सीवीसी के बारे में। ठीक है, तो भाई सीवीसी क्या है ना? क्या इसके कार्य है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके पास शक्तियां हैं, वो तमाम तरह की बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, बात करते हैं सीवीसी। सीवीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। लिखते हैं केंद्रीय आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो बात करते हैं सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सीवीसी है, इसका क्या काम होता है? देखो, सीवीसी है ना, जो सेंट्रल लेवल के जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं, उनकी जांच करने का काम किसका होता है? सीवीसी का होता है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का होता है। और जो जांच करता है वो कौन होता है? सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और एक बहुसदस्यीय निकाय संस्था है जो सरकार के जो जितने भी कर्मचारी या अधिकारी है, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, उनके संबंध में जांच करने की जो सर्वोच्च संस्था है वो है सीवीसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये काम मोटा मोटा है कि जो सरकारी कर्मचारी है या फिर अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी है, उनके विरुद्ध में ये क्या करता है? जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, है ना, भ्रष्टाचार के विषय में उनके विरुद्ध क्या करता है? जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के विषय, उनके संबंध में क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, और जो ये जांच करता है वो एक है ना, एक अधिनियम के तहत करता है। वो कौन सा होता है अधिनियम? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं ना, भ्रष्टाचार के, है ना, उनके विरुद्ध विरुद्ध जो भ्रष्टाचार है के जो विषय है, उनके संबंध में क्या करता है? जांच करता है। अच्छा, जब जांच करता है तो ये एक अधिनियम के तहत करता है। कौन सा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, और इसके तहत ये क्या करता है? ये जांच करता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हमने एक बेसिक सा मोटा मोटा समझा कि भाई सीवीसी होता क्या है। ठीक है, अब ये सीवीसी क्या है? ये बहुसदस्यीय निकाय, इसके अंदर एक तो मुख्य सत्ता आयुक्त होता है और दो अन्य सत्ता आयुक्त होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय जो निकाय है, ये अपने आप में स्वायत्त निकाय, ये स्वतंत्र निकाय है ना? तो इसका मोटा मोटा हमने ये समझ लिया भाई कि ये काम क्या करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसका गठन कब हुआ? फिर देखो, इसका गठन है ना, गठन, इसका गठन होता है, एक समिति बनती है 1962 से लेकर 1964 के बीच में। उस समिति के सिफारिश पर क्या होता है कि केंद्रीय सशक्त आयोग है, इसकी क्या होती है? स्थापना होती है या इसका गठन होता है। वो कौन सी समिति है? के संतानम समिति, के संतानम समिति है। और इस के संतानम समिति है, इस समिति की क्या होती है? सिफारिश पर क्या होता है? सिफारिश पर गठन होता है। किसका गठन होता है? सीवीसी का गठन होता है। कब होता है? वो होता है 11 फरवरी
1964 को। ठीक है भाई, के संतानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को क्या होता है, सीबीसी की जो संस्था है उसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, देखो जब ये स्थापना हुई ना, तो उस समय तो क्या था कि जो सीबीसी था ना, वो ना तो संवैधानिक निकाय था और ना ही कोई सांविधिक निकाय था, यानी ना तो कोई विधि के तहत बना था और ना ही कोई संविधान के अंदर इसका उल्लेख दे रखा था। तो फिर क्या हुआ सर, तो फिर इसका ये हुआ कि फिर 2003 के तहत ना केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लाया गया संसद में। और फिर जब संसद में इसको लाया गया, फिर संसद में दोनों सदनों से पारित होने के बाद जैसे राष्ट्रपति साहब ने इस पे साइन किया, तो फिर ये क्या अधिनियम पारित हो गया। और जैसे ही पारित हुआ तो फिर ये संस्था कैसी बन गई, ये सांविधिक बन गई, क्योंकि अब हमने विधि बनाकर इसको वेरीफाई कर दिया, इसको मान्यता दे दी। तो फिर ये संस्था है वो क्या हो गई, सांविधिक बन गई। कब बनी, यानी कि इसे वैधानिक दर्जा कब, विधिक दर्जा कब मिला, सांविधिक दर्जा, हाँ, इसे सांविधिक दर्जा कब मिला, तो इसे सांविधिक दर्जा मिलता है 11 सितंबर 2003 को, क्योंकि 2003 के अंदर हमने क्या लिया, ये अधिनियम बनाया। ठीक है, तो इसके तहत ये क्या हुआ कि भाई सांविधिक दर्जा इसे 11 सितंबर 2003 को मिलता है। और तब क्या है कि ये संस्था है वो क्या बन जाती है, सांविधिक बन जाती है, यानी कि विधि के तहत अब ये संस्था क्या है, वो वैलिड है। तो ये हमने इसका एक ब्रीफली थोड़ा सा क्या है कि मोटा मोटा खाका है वो हमने तैयार किया, ताकि थोड़ा सा आपको इसको लेकर है ना एक जनरली व्यू आपके दिमाग में सेटअप हो जाए कि भाई चीज क्या है ना। तो थोड़ा सा इसकी स्टेब्लिश वाली चीजें हमने देख ली कि भाई सीबीसी वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, सतर्कता आयोग है, ये सरकारी और जो कर्मचारी अधिकारी है उनके विरुद्ध में क्या है, तो भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले होते हैं उनकी जांच करता है। और जो जांच करता है वो एक अधिनियम के तहत करता है, जिस अधिनियम का नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। फिर हमने देखा कि स्थापना होती है वो के संतानम समिति है, उसकी सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ये समिति भी आप याद रख लेना कि ये 1962 से 1964 के बीच में बनती है। ठीक है, रहती है। अच्छा, फिर ये सांविधिक दर्जा हमें 11 सितंबर 2003 को क्या है, संसद में विधेयक पारित किया। फिर जैसे राष्ट्रपति साहब ने साइन किए उस समय इसको क्या कर दिया, सांविधिक का दर्जा मिल गया। तो ये छोटा सा है ना, एक ब्रीफली हमने इसका एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा चलो, अभी क्या कर देंगे, इसके बाद में एक चीज हमारे पास जगह पड़ी है तो वहां लिख देते हैं। अब क्या होता है कि फिर हम देखते हैं कि सर इसकी संरचना क्या है। चलो फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। भाई अब ने हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, और सांविधिक का दर्जा कब मिलता है, क्या काम करती है। तो ये मोटा मोटा एक जनरली हमारे दिमाग में एक व्यू सेट हो गया कि भाई ये आखिर संस्था है क्या। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये संस्था है सर, इसकी संरचना कैसे, कितने इसमें सदस्य होते हैं और क्या उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो तमाम तरह की बातें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना देखो, संरचना ये है कि ये जो सीबीसी यानी केंद्रीय सशक्ता आयोग है, ये 1+2 निकाय यानी कि टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी कि बहुसदस्य निकाय है। कैसा निकाय है, बहुसदस्य निकाय है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कह दिया कि बहुसदस्य निकाय है और ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है एवं स्वायत्त निकाय। ठीक है भाई, ये स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय अपने खुद के फैसले लेती है। ठीक है, अपने आप में क्या स्वतंत्र है, किसी को जांच का कहना है तो कह देती है, जैसे सीबीआई को निर्देश देना है तो उस मामले ये स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कह सकते हैं जांच का कहना है या नहीं कहना है, वो अपने हिसाब से क्या है, अपने स्तर पे ये स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। ठीक है, मतलब स्वयं का इस पे कंट्रोल है, किसी दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं है, तो ये स्वायत्त है। ठीक है, तो सीबीसी देख लिया हमने, संरचना 1+2 यानी 3 सदस्य निकाय यानी बहुसदस्य निकाय है और स्वायत्त एवं स्वतंत्र निकाय है। दूसरी बात, देखो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, देखो जो सीबीसी है ना, सीबीसी ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ना,
केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, भाई सीबीसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब क्या है कि भाई ये अब एक संस्था है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो एक हेडक्वार्टर भी होगा, है ना? तो इसका जो एक क्या होता है कि हेडक्वार्टर भी है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। देखो सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, संरचना 1+2 सदस्य यानी टोटल 3 सदस्य निकाय है, स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है, और सीबीसी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये तो बात हमने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये सदस्य हैं, फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, देखो इसकी नियुक्ति है ना, नियुक्ति नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पी प्रेसिडेंट। चलो मैं राष्ट्रपति लिख देता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट आपको क्या कभी पी लिखते हैं ना, फिर बाद में समझ नहीं आता है कि भाई पी का मतलब क्या था। खैर आप समझदार है, सब तो समझ जाते हैं, फिर भी हम अपने लिख देते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है ना। एक 3 सदस्य एक चयन समिति होती है। क्या होती है भाई? चयन समिति होती है, और चयन समिति है वो चयन समिति क्या करती है? सिफारिश करती है। उस चयन समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि राष्ट्रपति है वो केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उनकी नियुक्ति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग हो या फिर अन्य केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, तो इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के तहत एक चयन समिति की सिफारिश करता है। फिर सर आप हमें ये बताओ कि चयन समिति के अंदर होते कौन कौन है? देखो 3 सदस्य होते हैं ना, तो ये 3 सदस्य, इन 3 सदस्यों में एक होता है पीएम, और पीएम क्या होता है? इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में कौन होता है? एक होता है जी लोकसभा के विपक्ष का नेता। कौन होता है जी? लोकसभा के विपक्ष का नेता। और एक कौन होता है जी? एक होता है जी केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय ठीक है, चयन समिति की सिफारिश पर है वो राष्ट्रपति है वो सीबीसी की नियुक्ति करता है, यानी मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग है इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति करता है। 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। और 3 जो चयन समिति होती है इसमें कौन कौन होते हैं? इस चयन समिति में एक होते हैं पीएम, और एक होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, और एक होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और इन तीनों सदस्य ये सिफारिश करते हैं कि भाई इस आदमी को क्या है, केंद्रीय मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाना है, और इसको अन्य केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाना है। तो वो नियुक्ति कौन करता है? फिर राष्ट्रपति करता है। ठीक। अच्छा, एक चीज आप मुझे लगता है आपको ये दिख रहा नहीं होगा शायद, सीबीसी है ना, इसको लिख देते हैं सीबीसी। ठीक है, शायद यहाँ स्लाइड की थोड़ी सी फैलेस है ना, यहाँ आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको विजुअल नहीं हो रहा। खैर अब हमने लिख दिया। देखो भाई संरचना बहुत सदस्य निकाय है, फिर उसके बाद में स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है, उसके बाद में सीबीसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके बाद में हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है चयन समिति के सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, और एक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री होता है इसलिए हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खैर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई भाई मोटी मोटी बातें कि भाई नियुक्ति हो गई, किसके अंतर्गत आता है, कैसी संस्था है ना। तो ये तो हमने देख लिया भाई कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। उस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक प्रधानमंत्री होता है, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, और एक केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, देखो कार्यकाल है वो होता है 4-65, यानी कि या तो 4 साल या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो वो उसके हिसाब से क्या क्या आपका काउंट होता है। इससे पहले 4 साल का मतलब कैसे?
मान लीजिए कि आप 60 साल के हैं, आपकी उम्र 60 साल है और आप केंद्रीय सहायक मुख्य सतर्कता बन जाते हैं या अन्य सतर्कता बन जाते हैं, तो दोनों की सेम ही है, ठीक है, एज। तो अब आपके एक 60 साल की उम्र में सीबीसी बने। जब आप सीबीसी 60 साल की उम्र में बन गए, तो फिर आप क्या है कि 4 साल काम पूरा कर सकते हो, क्योंकि अभी आप अधिकतम उम्र 65 है। ये क्रॉस नहीं किया आपने ना, तो अब 4 साल काम कर सकते हो। लेकिन और मान लीजिए कि आपने 63 साल की उम्र में ज्वाइन किया, आपकी नियुक्ति होती है इस सीबीसी के पद पे, तो फिर क्या है, अब आप क्या है कि 63 के हो, इसका मतलब अब आप 4 साल करोगे तो फिर 63 67 हो जाएगी, यानी कि आप इसको क्रॉस कर रहे हो। अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते 65 को, अब आप केवल 65 साल ही रहोगे, यानी कि 2 साल और आप 2 साल ही आप क्या है इस पद पे काम कर सकते हो। तो क्या ये आपको क्या बात तो पता होगी, फिर भी हमारे जो स्टूडेंट है वो इस बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। देखो कार्यकाल 4 65 ये हो गया, उसके बाद भी देखो कार्यकाल हो गया, उसके बाद देखो पहले त्याग पत्र किसको देता है जी, त्याग पत्र। देखो हमने कहा कि भाई नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है जी। कार्यकाल हो गया, त्याग पत्र हो गया। अच्छा, उसके बाद में जी हटाता कौन है जी, देखो भाई जो बना सकता है वो हटा भी सकता है, ठीक है। तो हटाता कौन है जी, हटाता भी जी राष्ट्रपति है जी। पर राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाता, तो कैसे हटाता है, ऐसे तो राष्ट्रपति और किसी को ही कह दे भाई, है ना, कि भाई तुम मेरे को पसंद नहीं है ना, तो यू आर डोंट लाइक, है ना, तो आप राष्ट्रपति ने कह दिया भाई इसको कि तुम मेरे को पसंद नहीं है ना, कि तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आपको पसंद नहीं है तो इसको अगर किसी को हटा सकता है, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है ना, पे आरोप लगते हैं आप या सिद्ध कदाचार के आधार पर या फिर आपने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, या फिर आपने मान लीजिए कि संविधान का अतिक्रमण किया है, या फिर आपने कोई अन्य पद ज्वाइन कर लिया है। तो इस स्थिति में जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन के हिसाब से फिर हटाता कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या कहता है, उससे पहले अगर आपके भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध कदाचार का है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या है फिर उसकी जांच करता है। और जांच के बाद अगर सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है सिद्ध, कि भाई आपने ये अपराधी है और इस बंदे ने ये काम किया है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, अयोग्य हो गया, तो फिर राष्ट्रपति साहब इसे क्या है हटा देते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा देते, ये तो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद में देखो वेतन भत्ते, वेतन भत्ते बड़ी चीज तकड़ी चीज है भाई, है ना, क्योंकि पैसे के लिए तो खैर सारा मामला पैसे का ही है ना। देखो वेतन भत्ते, वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, देखो हमने पढ़ा कि भाई ये संस्था कैसी है, बहुसदस्य निकाय, यानी 1+2 सदस्य 3 सदस्य होते हैं। तो जो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, देखो इसमें देखो जो मुख्य सीवीसी है, मुख्य जो सतर्कता आयुक्त है और जो अन्य सतर्कता आयुक्त है, देखो भाई मुख्य सतर्कता आयुक्त है, इसको तो पैसे मिलते हैं, वो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसके समान, भाई जो यूपीएससी है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष के समान मिलते हैं। और इसको मिलते हैं जो अन्य सतर्कता आयोग है उनको मिलते हैं यूपीएससी के जो अन्य सदस्य होते हैं ना, ठीक है, उनके समान। तो हमने देख लिया कि भाई वेतन भत्ते मुख्य सतर्कता आयोग है, उसे तो मिलते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। और इसका अध्यक्ष है, मान लीजिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका अध्यक्ष है, उसको तो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान मिलता है। और हालांकि इसके आयोग को हम अध्यक्ष नहीं कहते, आयुक्त बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप मतलब बता रहा हूँ, तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए भाई एक सिमिलरिटी है, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है अन्य, उनको जो यूपीएससी के सदस्य उनके समान वेतन भत्ता मिलता है। यानी आप मान लीजिए कि भाई सदस्यों के समान मिलता है और आयुक्त का अध्यक्ष के समान मिलता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप लगा लेना। अच्छा, उसके बाद में सेवा शर्तें, सेवा शर्तें तो भाई जनरल यही बात होती है, और हर आयोग पढ़ो या कोई कमीशन पढ़ो उसमें जनरली यही बात होती है कि भाई सेवानिवृत्ति के बाद आप है वो क्या है, कोई और पद है वो धारण नहीं कर सकते, है ना। तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद में
लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो देख ली कि भाई चाहे वो केंद्रीय मतलब या तो भाई केंद्र सरकार में कोई पद हो सकता है या फिर राज्य सरकार के अंदर भी कोई लाभ का पद हो सकता है, तो दोनों जगह आप वो पद धारण नहीं कर सकते। भाई देखा, कार्यकाल 4 वर्ष होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है, फिर हटाता भी राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाता है। उसके बाद मिलेगा वेतन भत्ते। भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो मुख्य है, उसको तो वेतन भत्ता जो मिलता है वो मिलता है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। अन्य जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष जो सदस्यों के समान। तो ये खैर बातें हैं। सेवानिवृत्ति, भाई ये सेवा सत्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है, देखो उसके बाद में हम बात करते हैं विशेष सत्य। क्या बात करते हैं, चलो इस साइड लिख लेते हैं। अब बात करते हैं जी विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य के अंदर क्या आएगा, देखो विशेष तथ्य के अंदर आया कि भाई प्रथम मुख्य सतर्कता आयोग कौन था, यानी प्रथम सीवीसी कौन था। भाई प्रथम सीवीसी कौन था, तो एन एस राव साहब है ना, वो क्या थे, प्रथम सतर्कता आयोग थे। एन एस का मतलब है निठुर श्रीनिवास राव। ठीक है, निठुर श्रीनिवास राव क्या है, प्रथम मुख्य सतर्कता आयोग थे। अच्छा वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है ना जो सीवीसी है वो 21वें नंबर पे है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो 21वें नंबर पे अब वर्तमान में है पी के श्रीवास्तव। पी के श्रीवास्तव, पी के श्रीवास्तव का मतलब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो हमने देखा कि भाई प्रथम सीवीसी कौन थे, एन एस राव, मतलब निठुर श्रीनिवास राव, वो क्या थे, प्रथम सीवीसी थे। वर्तमान में सीवीसी कौन है, पी के श्रीवास्तव यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अच्छा ये कितने नंबर के है सर, वर्तमान में है जो व्यक्तिगत रूप से 21वें नंबर के क्या है सीवीसी है। खैर ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इसके बारे में कर लिया है। अच्छा ये हो गया, अब उसके बारे में देखते हैं सर एक सचिवालय भी होता है इसका। क्या होता है भाई, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि इसका सचिवालय होता है, भाई एक इसका सचिवालय भी होता है। और इस सचिवालय के अंदर क्या होता है, ये जो सचिवालय होता है इस सचिवालय के अंदर क्या होता है, एक सचिव होता है। ठीक होता है, फिर क्या होता है जी, एक सचिव होता है, फिर 4 अतिरिक्त सचिव होते हैं, 4 अतिरिक्त सचिव होते हैं। उसके बाद में है ना 4 अतिरिक्त सचिव होते हैं। उसके बाद में 8 अवर सचिव होते हैं, 8 अवर सचिव होते हैं। उसके बाद में इसमें निदेशक होते हैं, या उप सचिव वाली जी। उसके बाद में इसमें कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेना कि भाई सचिव होता है, एक सचिवालय होता है, और इसका सचिवालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर भाई एक सचिवालय होता है, और सचिवालय में एक सचिव होगा जो सीनियर से एक आईएएस अधिकारी होता है। क्या होता है, जनरली एक आईएएस अधिकारी क्या होता है इसका सचिव होता है। मुख्य सतर्कता आयोग है उनको भी क्या है जो मुख्य, ठीक है भाई ये उनको क्या है कि ये सचिवालय है, इसके अंदर क्या होते हैं, हेड ही होते हैं सचिव, और ये सचिव होता है और मुख्य सचिव आयोग है, ये एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के ऑफिशियल काम ये करते हैं, जबकि उनका काम मुख्य हेड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सचिव सचिवालय वगैरह इनके एक सचिव होते हैं और 4 अतिरिक्त सचिव होते हैं, 8 और सचिव होते हैं, फिर निदेशक उप सचिव होते हैं, हर कोई कर्मचारी होते हैं, ऐसे करके एक सचिवालय बनता है। ठीक है, और ये सचिवालय कहाँ है, दिल्ली के अंदर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर ये फैक्ट होते हैं जो याद होते हैं, जनरली पेपर में क्या होता है कि सीधे फैक्ट पूछ लेते हैं, तो फिर अपने याद होते हैं तो पर्सन को इजीली कर पाते हैं। खैर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये बातें तो हमने पढ़ ली,
अब इसके अंदर मेन बातें रह गई है ना भाई। अब तो ये बात नहीं कि भाई सचिवालय हो गया, सचिवालय पढ़ लिया, उसके बाद कार्यकाल 4-5 हो गया, फिर हमने देखा त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, फिर हटाता राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाता है ना। उसके बाद वेतन भत्ते, तो ये वेतन भत्ते मुख्य सतर्कता आयोग है उसे मिलता है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है, और अन्य व्यक्ति है उन्हें जो सतर्कता आयोग है उन्हें मिलता है यूपीएससी के सदस्यों के समान है। और वह सेवानिवृत्ति के बाद में क्या है कि ये अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। और प्रथम कौन थे, सीबी से थे वो, एनएस से श्रीनिवास थे, और वर्तमान में कौन है 21वें नंबर के वो है पीके श्रीवास्तव यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये बात तो हमने देख ली सीबीसी के संबंध में। अच्छा अब देखते हैं सीबीसी का क्या होता है कि जो सीबीसी है, सीबीसी इसका एक संगठन भी होता है। संगठन मतलब इसके संगठन में कौन कौन शामिल है, सीबीसी है एक संगठन है, इसके अंदर कौन कौन शामिल है। देखो सीबीसी के अंदर आप याद रखना एक एक ये याद रखना कि जो सीबीसी है वो सीबीसी का क्या होगा, एक इसका सचिवालय है, सचिवालय ठीक है, एक सचिवालय सचिवालय। दो दो होता है इसके अंदर मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, यानी कि मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, जिसे आप लिख सकते हो सीटीई है ना। अच्छा उसके बाद में होता है 3 नंबर पे विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, 3 नंबर पे होता है विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होता है, ठीक है। अच्छा संगठन हो गया भाई, सचिवालय हो गया, एक मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होगी, एक विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होता है, आयुक्त होता है जिसे बोलते हैं सीडीआई, ठीक है, सीडीआई। ये बात हो गई। अच्छा उसके बाद में क्या होता है कि इसकी कुछ सीमाएं भी होती है ना। अब बात करते हैं सीमाओं पे। सीमाएं क्या है, देखो सीमाएं ये है कि ये ना आयोग है, सीबीसी है, जो सीबीसी है वो क्या है, शक्तिशाली निकाय है भाई, अपने आप में क्या है, शक्तिशाली निकाय है, ठीक है। और शक्तिशाली निकाय है और क्या है कि सलाहकारी निकाय, भाई ये सलाह दे सकता है, सलाहकारी है भाई। इसकी सीमाएं क्या है, देखो ये शक्तिशाली निकाय है, सलाहकारी निकाय है। इतना निकाय होने के बाद में, इतनी शक्तियां होने के बाद में भी क्या है कि आपराधिक मामलों के संबंध में इसके पास शिकायत नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जो आपराधिक मामले ना, आपराधिक मामलों में क्या नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते। और जो संयुक्त सचिव है ना, संयुक्त सचिव है, या जो संयुक्त सचिव है ना, संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के जो अधिकारी है, के जो अधिकारी है उनके विरुद्ध क्या है, उनकी जांच का ना, जांच का या उनके विरुद्ध है ना क्या नहीं कर सकता, उनके विरुद्ध ये जो सीबीआई है उनको क्या नहीं दे सकता, निर्देश नहीं दे सकता, है ना भाई। आपराधिक मामलों की शिकायत इसके पास नहीं कर सकते। मुख्य सचिव या उसके ऊपर के अधिकारी है उनको क्या कर सकते हैं भाई, उनको है ये, उनके विरुद्ध क्या है कि जांच या कोई भी चीज है मतलब जांच का आदेश है वो सीबीआई को नहीं दे सकते। यानी कि मोटी मोटी बात है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनके विरुद्ध क्या है कि जांच नहीं करवा सकता, ये सीबीआई को निर्देश नहीं दे सकता इस संबंध में। मतलब एक तो शक्तिशाली निकाय होने के बावजूद भी ये इसकी डिमेरिट्स है कुछ। अच्छा ये हो गया। उसके बाद में देखो कि ये इसके पास संसाधनों की कमी है, इसके पास क्या है, संसाधनों की क्या है, संसाधनों की कमी है, ठीक है। उसके बाद में संसाधनों की कमी हो गई भाई, शक्तिशाली निकाय है, सलाहकारी निकाय है, होने के बाद में भी क्या आपराधिक मामलों की शिकायत नहीं कर सकते। संयुक्त सचिव है या ऊपर के अधिकारी उसके विरुद्ध क्या है, ये सीबीआई को निर्देश नहीं दे सकता कि भाई इनकी जांच करो, है। दूसरी बात जो संसाधनों की कमी है इसमें, है ना, ये मैंने लिख दिया संशोधनों ने, लिखना था संसाधन, संसाधनों की क्या है, कमी है। अच्छा हो गया। उसके बाद में देखो क्या है कि ये भ्रष्टाचार है ना, हम कह सकते हैं कि
हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार की इनके पास शिकायत करते हैं, है ना? भ्रष्टाचार है, इनकी क्या कहते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन ये क्या है, उस पे क्या कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? यानी कि आप भ्रष्टाचार है, जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके पास आप क्या है कि शिकायत तो कर सकते हो, लेकिन ये क्या है कि उस पे कार्रवाई नहीं कर सकता। भाई ये तो दान आदेश दे सकता है, सीबीआई को आदेश देता है, सीबीआई उस पर जांच करती है, फिर उसके पास वापिस इसको रिपोर्ट सबमिट कराती है, तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन ये क्या है कि भाई ये इसकी डिमेरिट्स है, इसकी मतलब सीमा, ये कुछ लिमिट्स है कि ये भ्रष्टाचार है, उस मामले पे क्या है, कार्रवाई नहीं कर सकता। आपराधिक मामलों की शिकायत इसके पास नहीं की जा सकती। संयुक्त सचिव ऊपर के अधिकारी उसके विरुद्ध क्या है कि मतलब जांच नहीं कर जांच का आदेश नहीं दे सकता सीबीआई को, संसाधनों की कमी है और भ्रष्टाचार के संबंध में वो कार्रवाई नहीं कर सकता उस मामले पे। हालांकि शिकायत के संबंध में की जा सकती है इसको, लेकिन कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद में भाई शक्तिशाली निकाय, सलाहकारी निकाय है। उसके बाद में हमने का एक संगठन है सचिव, उसमें एक सचिवालय होता है, एक मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है और एक विभागीय जांचों के लिए आयुक्त होता है। तो ये क्या है, मोटी-मोटी बातें हमने पढ़ी। अच्छा, अब एक बात याद रखने वाली बात है कि इसके पास शिकायत कौन-कौन कर सकता है? अरे! कि भाई शिकायत कौन कर सकता है? देखो, शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत एक तो केंद्र सरकार कर सकती है। भाई केंद्र सरकार तो वहाँ आएँगी, ठीक है? तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? इसके पास शिकायत कर सकती है। दूसरा, लोकपाल है, लोकपाल क्या कर सकते हैं? इसके पास शिकायत कर सकता है। या फिर कोई सूचना प्रदाता है, सूचना प्रदाता, या फिर जिसे आप बोलते हैं मुखबिर, ना? मुखबिर, और या आप बोलते हो या आप बोल सकते हो कि जो व्हिसल ब्लोअर है। अब मुखबिर को तो व्हिसल ब्लोअर बोलते हैं, व्हिसल ब्लोअर। या फिर कोई जो किसी कंपनी या जो एजेंसी है, उसका क्या हो सकता है, कोई कर्मचारी या अध्यक्ष हो सकता है, उसका कोई अधिकारी हो सकता है ना? कि भाई चलो मैं इधर लिख देता हूँ कि या तो भाई कोई कंपनी है, या कोई एजेंसी है, ठीक है? उसका या तो कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी कर सकता है, या कोई बाह्य व्यक्ति। और बाह्य व्यक्ति के अंदर मतलब होता है बाहरी व्यक्ति कर सकता है, और बाहरी व्यक्ति के अंदर या तो वो मीडिया से हो सकता है, या फिर पुलिस का कोई अधिकारी हो सकता है, या कोई उच्च अधिकारी हो सकता है। वो क्या है, इसके पास से शिकायत कर सकता है। यानी कि बाहरी बाहरी व्यक्ति ना, कोई बाहरी व्यक्ति, यानी जो बाहरी व्यक्ति में से वजन में बाहरी नहीं, बाहरी व्यक्ति यानी बाह्य व्यक्ति कोई, या वो क्या हो सकता है, या तो मीडिया से हो सकता है। कौन हो सकता है? या तो हो सकता है मीडिया से, या पुलिस से हो सकता है, या फिर कोई अधिकारी हो सकता है, ठीक है? भाई बाहरी व्यक्ति कौन होगा? या तो मीडिया से होगा, या पुलिस से होगा, या कोई अधिकारी होगा। वो इसके पास क्या है कि शिकायत कर सकता है, ठीक है? हमने देखा, संगठन देख लिया। शिकायत कौन कर सकते हैं? भाई शिकायत क्या केंद्र सरकार कर सकती है इसके पास, या लोकपाल कर सकता है, या सूचना प्रदाता या मुखबिर कर सकता है, या फिर कोई कंपनी जो एजेंसी है, या उसका कोई अधिकारी या कर्मचारी कर सकता है, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है। बाहरी व्यक्ति के अंदर आता है या तो पुलिस का कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई मीडिया से कोई हो सकता है, या फिर कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है किसी नियमित निकाय का, ठीक है? तो वो इसके पास क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो ये हमने इसका जनरली एक बायोडाटा कंप्लीट जो है ना, इसकी डिटेल वो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम एक जो लास्ट हमारा पॉइंट रहता है, वो रहता है कि भाई इसके अंदर सतर्कता आयोग है, इसका अधिकार क्षेत्र है। भाई इसके अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन आते हैं, मतलब किन-किन लोगों की क्या है, जाँच कर सकता है। वो हमारा क्या लास्ट का पॉइंट रहेगा, ठीक है? भाई संगठन देख लिया, मतलब शक्तिशाली निकाय है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स हमने देखी भाई कि ये आपराधिक मामलों की जाँच नहीं कर सकता, ठीक है? आपराधिक मामलों की, और जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके ऊपर के अधिकारी या उसके विरुद्ध देने की किसी भी को निर्देश नहीं दे सकता। संसाधनों की कमी है इसके पास, और उसके बाद में संसाधनों की कमी है ही, ठीक है?
उसके बाद हमने देखा शिकायत कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है, लोकपाल कर सकता है, सूचना प्रदाता कर सकता है, या फिर कोई किसी कंपनी है उसका अधिकारी कर्मचारी कर सकता है, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जो मीडिया या पुलिस या कोई अधिकारी है तो वो इसके विरुद्ध क्या कर सकता है, मतलब यहाँ शिकायत कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सीवीसी उसके अधिकार क्षेत्र, सीवीसी, ठीक, बात करते हैं सीवीसी का अधिकार क्षेत्र। क्षेत्र देखो, अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, देखो अधिकार क्षेत्र में एक नंबर बात है कि केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार की सेवाओं में उसके विषय में अगर कोई सेवा दे रहा है तो वो कोई अधिकारी अगर ए स्तर का अधिकारी है तो वो क्या है इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि कोई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं है ना, उनके विषय में अगर कोई सेवा दे रहा है ना, तो वो क्या है इसके अंदर आएगा, लेकिन वो क्या हो, समूह ए का अधिकारी हो तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कोई बैंक है उसमें है ना श्रेणी 5 से ऊपर के है ना, जो श्रेणी 5 है ऊपर के कर्मचारी अधिकारी या कर्मचारी मान लो है ना, स्तर 5 श्रेणी 5 या उसके ऊपर के अधिकारी है वो इसमें शामिल है। ठीक है, 3 नंबर पे आता है कि आरबीआई है, आरबीआई या आरबीआई, नाबार्ड या सिडनी, ठीक है, या ग्रेड डी के जो पोस्ट है उसे ऊपर के अधिकारी, उसे क्या है, ठीक है, ठीक है, या तो भाई आरबीआई या नाबार्ड या सिडनी या ग्रेड डी है उसे प्लस के अधिकारी है भाई इस बैंक के, भाई आरबीआई के हो या नाबार्ड के हो सिडनी को या ग्रेड डी से जो प्लस के अधिकारी है वो इसमें इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो ठीक है श्रेणी 5 या उससे ऊपर के अधिकारी है वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के जो समूह एक अधिकारी है ना, जो संघ के विषय में सेवा दे रहे हैं वो सारे इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में 4 नंबर है कि भाई अनुसूची ए व बी है, अनुसूची ए और बी है जो सार्वजनिक उपक्रमों के है, ठीक है, सार्वजनिक जो उपक्रमों के, ठीक है भाई अधिकारी अनुसूची ए और बी है जो सार्वजनिक उपक्रमों के, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के सार्वजनिक उपक्रमों या तो मुख्य, सार्वजनिक उपक्रमों या तो मुख्य कार्यपालक
या कार्यपालक मंडल, ठीक है, या कार्यपालक है, कार्यपालक है मंडल, वो क्या है इसके अंदर आते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सार्वजनिक बैंक या बैंक है उसमें श्रेणी 5 या ऊपर के अधिकारी, जो आरबीआई नाबार्ड या सिडनी उसमें ग्रेड डी है उससे ऊपर के अधिकारी, अनुसूची ए बी और सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें मुख्य कार्यपालक या कार्यपालक मंडल है उससे ऊपर के अधिकारी, ठीक। और उसके अंदर बात करते हैं 5 के अंदर आते हैं अनुसूची 1, ठीक है, ये अनुसूची ए बी तो आ गई, अनुसूची बी और ए और बी है उसके बाद सी डी, ठीक है। अच्छा आप ये ध्यान रखना कि जो अनुसूची ए बी है इसमें जो E8 है ना, उससे ऊपर के अधिकारी, ठीक है ना, E8 है, इससे जो ऊपर के अधिकारी यानी जो कार्यपालक मंडल या कार्यपालक है मुख्य कार्यपालक है उसे E8 है उससे ऊपर के अधिकारी। उसके बाद अनुसूची सी और डी है, इसमें जो सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, सार्वजनिक जो उपक्रमों में, सार्वजनिक उपक्रमों में जो मुख्य कार्यपालक है ना, या तो क्यों मुख्य कार्यपालक पालक या फिर कार्यपालक मंडल, क्या हो कार्यपालक है मंडल, प्लस में क्या हो कि जो ये E7 से ऊपर के हो, ठीक है, से ऊपर हमने बात पढ़ी, ठीक है, कि अनुसूची सी और डी है वो सार्वजनिक उपक्रम मुख्य कार्यपालक या कार्यपालक या जो E7 है ना, वो एक पैमान होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो E7 है उससे ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी है वो इसके अंदर अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और ए बी के अंदर है कि E8 स्तर है उसके ऊपर के अधिकारी, और जो सी डी है उसमें E7 से ऊपर के अधिकारी, ये बात 5 आ गई। उसके बाद पढ़ते हैं 6, ठीक है, 6 के अंदर आते हैं जो सामान्य बीमा कंपनी है, सामान्य जो बीमा कंपनियां है, सामान्य जो बीमा कंपनियां है, ठीक है, उन बीमा कंपनियों के प्रबंधक प्लस में उच्च अधिकारी, प्रबंधक या उससे उच्च अधिकारी है वो इसकी, ठीक है, प्रबंधक सामान्य जो बीमा कंपनी है उससे उच्च अधिकारी है वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अच्छा उसके बाद में 7 नंबर है, 7 नंबर के अंदर आता है कि भाई जो LIC है ना, LIC यानी भारतीय जो जीवन बीमा कंपनीज है ना, भारतीय जीवन बीमा कंपनी उनके जो वरिष्ठ मंडल है, उनके जो वरिष्ठ, ठीक है, उनके क्या है जो भारतीय जो जीवन बीमा कंपनीज है उनके जो वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक है, प्रबंधक, ठीक है, इसके अंदर आते हैं, और उसके प्लस उसके ऊपर के अधिकारी, ठीक है, ये 7 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद 8 नंबर हम लगाते हैं कि भाई जो, चलो 8 नंबर इस साइड नहीं, 8 नंबर उस साइड लिखते हैं, अपने पास जगह पड़ी है भाई। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है कि भाई 7 पढ़ लिया, अखिल भारतीय सेवाएं योगी सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के जो श्रेणी 5 है उससे ऊपर के अधिकारी, आरबीआई नाबार्ड या श्रेणी में ग्रेड डी से ऊपर के अधिकारी, या अनुसूची ए और बी के जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें जो एक पे लेवल मान है E8 ऊपर से ऊपर के अधिकारी, या अनुसूची सी और डी है उसके सार्वजनिक उपक्रम है उसके कार्यपालक जो मंडल है, और उसके जो पे मान जो E7 है उससे ऊपर के अधिकारी, उसके बाद सार्वजनिक बीमा कंपनी है उसके प्रबंधक है ना, या उसके ऊपर के प्रबंधक या उससे ऊपर जो स्तर है उसके अधिकारी। उसके बाद में जो भारतीय जीवन बीमा कंपनी है उसके जो वरिष्ठ मंडलीय जो प्रबंधक है या उससे ऊपर के अधिकारी है वो इसकी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा अंतिम बचा, वो है कोई समितियां या स्थानीय उपकरण प्राधिकरण है ना, कोई समितियां हैं या फिर कोई जो स्थानीय प्राधिकरण है ना, स्थानीय प्राधिकरण है, उसमें ऐसा जो प्रतिमान जिसका क्या हो, जो पे ग्रेड क्या हो उसका है ना, जिसका प्रतिमान क्या हो, जिसका वेतनमान क्या हो 8700 रुपए मंथली हो, और उससे प्लस का क्या है ऊपर का कोई भी अधिकारी है कर्मचारी है
है ना, अधिकारी या कर्मचारी है, वो इसके अंदर काउंट हो गया। क्या कि भाई कोई समितियां या स्थानीय प्राधिकार है, उसमें वेतनमान जो 87 है, उससे ऊपर का कोई अधिकारी जो 87 जो वेतनमान है वो ले रहा है, या उससे ऊपर का कोई अधिकारी कर्मचारी है, या जो 8700 ले रहा है, या उससे ऊपर का कोई स्तर का अधिकारी है जो इस वेतनमान से क्रॉस है, यानी इस वेतनमान से अधिक पैसे ले रहा है, वो वेतनमान वाला व्यक्ति भी क्या है, इसके सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, खैर ये एक पॉइंट हमने आज के सेशन में डिस्कस किए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।